हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा और आज हमें डिस्कस करने हैं 14 जून 2024 के करंट अफेयर्स। कल आप लोगों के लिए मैंने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स निमोनिक से याद करवाने वाला वीडियो लाइव कर दिया है। अगर नहीं देखा हो तो करंट जीके 2024 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जितने भी नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनको आप याद कर सकते हो, साथ ही साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए, उनकी पार्टी बताइए। ठीक है जी, चलिए आज के सेशन की कर लेते हैं शुरुआत कल के सेशन के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर के डिस्कशन के साथ में। कल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, विच मेजर इंडियन पोर्ट हैज मेड इनटू टॉप 20 इन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कल हमने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की बात की थी, 2023 की सॉरी, जिसके तहत जितने भी मेजर पोर्ट्स ग्लोबली हैं उनको रैंक किया गया था उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे, और टॉप 20 के अंदर कौन सा इंडियन पोर्ट भी आया, 19th रैंक लेकर के विशाखापट्टनम पोर्ट वाज इन दिस लिस्ट। सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चंस किए थे। सो ललित, आज आपका आंसर पिक किया है। एक मैंने पूछा था कि इंटरनेशनल योग डे कब आता है, ऑल्दो उसका आंसर हमें बाद में सेम वीडियो में मिल गया था। 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और थीम इस बार की क्या है, विमेन एम्पावरमेंट के इर्द गिर्द है, योग फॉर वुमेन या विमेन एम्पावरमेंट, राइट। देन आई हैड आस्क्ड यू सरोद। सरोद किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इसे हम कॉर्डोफोन कहते हैं। कॉर्डोफोन कैटेगरी में ये आता है, जो कॉर्ड्स से बजाया जाता है, राइट। देन फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये मैंने आपसे पूछा था, बिकॉज हमने देखा था कि यूपी के अंदर एक और टाइगर रिजर्व बनने जा सकता है। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले, जिसे हम हैले नेशनल पार्क कहते थे, वो पहला टाइगर रिजर्व बना। एंड प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। तो ये थे। एंड फाइनली ऑफ कोर्स मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मैंने पूछे थे फाइनली। सो अश्विनी वैष्णव पहले भी वही थे और अभी भी वही है। ठीक है जी, चलो आज की कहानी शुरू करें। सो आज न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है, वो जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे देखेंगे, बट मान के चलिएगा सेशन अराउंड 40 मिनट्स कुछ का हो सकता है। सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को आता है। कौन सा इंपॉर्टेंट डे आता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जो रक्तदान किया जाता है उसको डिवोटेड ये दिन है। और इस बार की जो थीम है, 20 ईयर्स पूरे हो चुके हैं ब्लड डोनेशन डे को ऑब्जर्व करते करते। सो 20 ईयर्स सेलिब्रेटिंग गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स, ये इस बार की थीम रही है। 2005 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अनाउंस किया था कि 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की तरह ऑब्जर्व किया करेंगे। ओके, चलिए। सो भाई, उड़ीसा के सभी बच्चे जो उड़ीसा से देखते हैं, प्लेटफॉर्म पे आते हैं, पढ़ते हैं, आप सभी को रौजा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो उड़ीसा के अंदर 3 दिन का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, उसको कहा जाता है रौजा पर्व। और मेनली मदर नेचर को डेडिकेटेड होता है, धरती माँ को डेडिकेटेड होता है। और उसी के साथ साथ जो फीमेल हैं, जितनी भी ओडिशा के अंदर जो फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनको डेडिकेटेड होता है। तो ऐसा माना जाता है कि मदर अर्थ जो है, गॉडेस अर्थ जो है, वो इन 3 दिनों अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही होती है, जैसे कि हर फीमेल गुजरती है। और इसीलिए इस समय हमें गुड़ाई, प्लोइंग, किसी भी तरह का अर्थ को डिस्टर्ब करने वाला काम नहीं करना है। तो खेती बाड़ी जो होती है, जिसमें जमीन को स्क्रैच किया जाए, खोदा जाए, वो बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और उनको थोड़ा रेस्ट दिया जाता है, बाकी सारी फेस्टिविटीज होती हैं। सो लेट अस सी व्हाट दिस पर्व इज ऑल अबाउट। ये मिथुन संक्रांति पे पड़ता है। कब पड़ता है, मिथुन संक्रांति। देखिए, मैंने आपको बताया था संक्रांति क्या, संक्रांति हम मनाते हैं जब सन जो है एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जा रहा होता है। जैसे हम मनाते हैं, कौन सी संक्रांति मनती है हमारे, मकर संक्रांति है ना, मकर संक्रांति जनवरी में सब मनाते हैं। सो तब सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा होता है। ऐसे मिथुन संक्रांति जब आती है, यानी सन जब मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा होता है, तब ओडिशा में रज पर्व मनाया जाता है। और ये वुमेनहुड को और नेचर की बाउंटी दोनों को सेलिब्रेट करता है। और इसी के साथ साथ मॉनसून का अराइवल इस समय होने लगता है, तो ये तीनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 3 तरह की ओकेजन साथ में आने की वजह से बहुत बड़ा फेस्टिविटी हो जाता है। सो 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है, काफी एंथुजियाज्म से। कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा। कौन से स्टेट का है रज पर्व, ओडिशा का है। तो बासु माता जो हैं, जो मदर अर्थ या गॉडेस अर्थ जिन्हें हम कहते हैं, उनको डेडिकेटेड ये दिन होता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं की जाती हैं। इस बार ये कौन सी तारीख से कौन सी तारीख आ रहा है, 14 जून से लेके 16 जून तक ये मनाया जाता है, 3 दिन का रहता है। और वुमेनहुड को भी सेलिब्रेट करते हैं। मॉनसून सीजन भी इस समय आता है। अब इसमें भी 3 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 दिन अलग अलग सिग्निफिकेंस रखते हैं, वो पता होना चाहिए। फर्स्ट डे को पहली रज कहा जाता है,
पहली रज 14 जून को आएगी। फिर मिथुन संक्रांति, जिसे रज संक्रांति भी कहते हैं, दैट इज ऑन 15 जून। और लास्ट डे को बासी रज कहा जाता है, वो 16 जून को पड़ती है। ठीक, ओके, नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे। सच अ क्यूट पोस्टर, बिली एंड मॉली। बिली एंड मॉली नेशनल ज्योग्राफिक की एक छोटी सी हम कहेंगे फिल्म है। इट इज़ अबाउट एन ऑटर्स लव स्टोरी टू अ पर्सन, कैसे एक ऑटर एक इंसान से जुड़ जाता है। और ये जो स्टोरी है ये ओपनिंग फिल्म के तौर पे मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो मुंबई में हो रहा है उसमें शोकेस की जाएगी। अब होगा 15 से चालू होगा ये, राइट या। सो नेशनल ज्योग्राफिक्स की बिली एंड मॉली एंड ऑटर्स लव स्टोरी, ये ओपनिंग फिल्म रहेगी, ये एक शॉर्ट फिल्म सॉर्ट ऑफ है। सो ओपनिंग फिल्म रहेगी 18th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो मुंबई में होगा। 15 जून से लेके 21 जून तक ये फिल्म फेस्टिवल चलेगा। और उसमें ओपनिंग फिल्म, नाम ध्यान रखिएगा, बिली एंड मॉली। सो ये इंग्लिश की मूवी है, 78 मिनट्स की है। इसको डायरेक्ट किसने किया है? चार्ली हैमिल्टन जेम्स ने किया है। कैसे ऑटर और इंसान में ये दोस्ती हो जाती है। अब ये 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट इट। इसके अंदर वो फिल्म शोकेस की जाती हैं जो कमर्शियल फीचर फिल्म्स नहीं होती हैं, जैसे आर्ट डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, शॉर्ट फिक्शन फिल्म्स हो गई, एनिमेशन स्टोरीज हो गई। ऐसी शॉर्ट स्टोरीज को दिखाया जाता है। एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल इस तरह की फिल्म्स को दिखाने वाला साउथ एशिया में कौन सा है? MIFF है। ठीक है, देन 1990 में इसकी शुरुआत की थी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और अक्रॉस द ग्लोब से जो भी फिल्म मेकर्स हैं वो लोग आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन अगली खबर आ रही है कि हमने मार्स के ऊपर 3 नए क्रेटर्स यानी गड्ढे खोजे हैं, डिस्कवर किए हैं, और उनका नाम भी दिया है। और वो नेम्स इंडियन नेम्स हैं और उनको अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, तो कहाँ वो गड्ढे खोजे गए हैं, कौन से हैं, क्या नाम दिया गया, लेट अस अंडरस्टैंड। सो 3 क्रेटर्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन मार्स बाय साइंटिस्ट ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद बेस्ड है। तो यहाँ के साइंटिस्ट ने 3 बड़े क्रेटर्स खोजे हैं और उनको थार्सिस वोल्केनिक रीजन में खोजा। क्रेटर क्या होते हैं? ऐसे गड्ढे होते हैं, जैसे वोल्केनो है, वो इरप्ट हुआ, उसके बाद वो जमीन पूरी, उसका जो टॉप था वो धंस गया, तो इस तरह का क्रेटर बन गया, राइट। सो वोल्केनिक, थार्सिस वोल्केनिक रीजन जो है मार्स का, यहाँ पे 3 क्रेटर्स खोजे गए हैं। और फिर जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होती है वो प्लैनेटरी बॉडीज के नामकरण से रिलेटेड अप्रूवल देती है कि अच्छा ठीक है आप इसका नाम ये रख सकते हो। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्लैनेटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर ने अप्रूवल भी दे दिया है कि ठीक है आप ये 3 नाम रख लीजिए। कौन से नाम है, कौन से क्रेटर्स हैं? देखो सबसे पहले ये दिख रहे हैं, दिस एरिया, दिस इज लाल क्रेटर। सबसे बड़ा क्रेटर जो हमने खोजा वो ये है लाल क्रेटर। उसके पास में ये एक छोटू क्रेटर है मुर्सन, और उसके पास में ये हिल्सा। तो ये 3 क्रेटर्स हैं जो हमने डिस्कवर किए हैं मार्स के थार्सिस वोल्केनिक रीजन में। सो लाल क्रेटर का नाम हमने प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी पे रखा है, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के। और ये 65 किलोमीटर वाइड क्रेटर है, सबसे बड़ा क्रेटर यही है। फिर उसके ईस्टर्न साइड में सेकंड क्रेटर है जिसका नाम हमने मुर्सान क्रेटर रखा है। ये 10 किलोमीटर वाइड है, ईस्टर्न साइड लाल क्रेटर के। और ये जो मुर्सान है ये एक टाउन है, कस्बा है उत्तर प्रदेश का, उसके ऊपर हमने ये नाम रखा है मुर्सान। और तीसरा जो क्रेटर है हिल्सा, इसका नाम हमने बिहार के एक कस्बे पे रखा है। ये भी 10 किलोमीटर वाइड एक क्रेटर है ऑन द वेस्ट साइड ऑफ लाल। सो हिल्सा, लाल और मुर्सान, ये 3 है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? लाल क्रेटर है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ ना यहाँ पे एक और डिस्कवरी हो पाई है कि ये जो क्रेटर्स हैं इनमें सिर्फ लावा नहीं देखा गया, इनके अंदर जो सब सरफेस वाली लेयर थी ना, वहाँ पे सेडिमेंट्री जो मिट्टी आती है वो भी देखी गई, सेडिमेंट्री डिपॉजिट देखे गए, जैसे पानी के साथ बह करके जो सेडिमेंट्स आते हैं। तो ये प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं मार्स के सरफेस पे पानी हुआ करता था और वो बहा करता था, उसी की वजह से सेडिमेंट आकर के यहाँ डिपॉजिट हुए हैं। सो एक जियोफिजिकल एविडेंस मिला है कि लावा के अलावा भी कुछ मटेरियल थे। 45 मीटर थिक सेडिमेंट्री डिपॉजिट सब सरफेस पे यानी सरफेस के थोड़ा नीचे देखे गए हैं, जिससे कि पता चलता है कि बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ रहा होगा, जिसकी वजह से सेडिमेंट डिपॉजिट हुए हैं। तो कभी ना कभी तो मार्स पे पानी था, अब है या नहीं है खोज में पता चलेगा। चलिए अगली खबर, प्रधानमंत्री जी अपने 3rd टर्म जो प्राइम मिनिस्टर की इन्होंने शुरू की है, उसके चलते पहली अंतर्राष्ट्रीय विजिट पे निकल चुके हैं और वो जा रहे हैं इटली।
इटली की पीएम साहिबा मेलोनी जी ने इनको इनवाइट किया है। G7 का समिट हो रहा है, लीडर्स का और आउटरीच समिट, यानी G7 मेंबर्स तो आएंगे ही और थोड़े और गेस्ट को इनवाइट किया गया है। तो ये समिट के अंदर डिस्कशंस होंगे एंड पीएम मोदी हैज बीन टू इटली फॉर दैट। तो G7 समिट, इस बार जो प्रेसिडेंसी है G7 समिट की, यानी कौन मेजरली लीड कर रहा है? इटली लीड कर रही है। सो पीएम मोदी हैज लेफ्ट फॉर इटली ऑन हिज फर्स्ट फॉरेन ट्रिप फॉर दिस टर्म। और Italian Prime Minister Giorgia Meloni has invited him, like she has invited many other countries also. India 11th time G7 summit में overall अभी participate कर रहा है और पीएम मोदी जी की लगातार 5th पार्टिसिपेशन ये G7 समिट की है। समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी? मोटी मोटी बातें यही हैं। अब थोड़ा G7 समिट को देख लेते हैं। इससे पहले तो यहाँ पे आओ, ये देखो, ये G7 कंट्रीज हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। ऑल्दो यूरोपियन यूनियन G7 में नहीं आता है लेकिन एनुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है। G8 के अंदर रशिया इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इंडिया G20 मेंबर्स में आता है, राइट। लेकिन फिर भी जब G7 कंट्रीज की मीटिंग हो रही होती है, कोई भी प्रोमिनेंट ग्रुप्स की मीटिंग हो रही होती है, तो डिपेंड करता है प्रेसिडेंसी जिनके हाथ में कि आप और कौन से देशों को इन्वाइट करना चाहते हो, जिनसे भी आपको लगता है आपके जियोपॉलिटिकल रिलेशन स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, सो G7 समिट की अगर हम बात करें, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है G7, ग्रुप ऑफ 7, जो कि 1975 में बनी थी। यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान ये इसके मेंबर्स हैं। और G20 का हिस्सा इंडिया भी है, G7 भी है, राइट। G7 का कोई हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है। सेक्रेटेरिएट का मतलब जहां से सारे काम देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। और इसकी जो प्रेसिडेंसी है हर साल रोटेट होती रहती है। पिछले साल जापान के पास थी, इस साल इटली के पास है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े उससे पहले नए बच्चे जो भी आए हैं प्लेटफॉर्म पे उनको मैं बता दूं, हम जो भी कुछ पढ़ते हैं डेली सीए में उसका पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम चैनल और परचम की एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल से मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग पीडीएफ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, जो भी कुछ आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, तो आपको parchamclasses.in पे जाना होगा। .in ध्यान रखिएगा, ओके। और जैसे ही आप कुछ परचेज करोगे वहीं डाउनलोड लिंक आ जाता है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, रिफ्रेश मत कीजिएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मंथली मैगजीन्स का वेट कर रहे हो या तलाश कर रहे हो कहाँ से हम पूरे महीने की करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं विद स्टैटिक पॉइंट्स, तो मंथली मैगजीन इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन। ये आपको parchamclasses.in पे मिल जाएगा। और अगर आप, आगे का मैंने स्लाइड नहीं डाला है, वेरी नाइस, कोई बात नहीं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं पूरे करंट अफेयर पीडीएफ वगैरह का, तो आप परचम ऐप चेकआउट कर लो। आगे मैं डिटेल्स बता दूंगी, कहीं ना कहीं वो स्लाइड रह गई होगी, आई विल इनकॉर्पोरेट। ठीक है, आई गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए इतना ही, चलिए आ जाइए। सो अगली खबर आ रही है एक निधन यानी सैड डिमाइज से रिलेटेड। फॉर्मर फुटबॉल कोच रह चुके टी के चथुनी जी, इनका निधन हो चुका है। सो टी.के. चथुनी जी जो कि केरला से फुटबॉल खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल डोमेन्स में, और फिर फुटबॉल कोच भी रहे, इनका हो चुका है निधन। बस इतना आपको ध्यान रखना है। सो टी.के. चथुनी जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे? फुटबॉल जगत से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। एक सडन अपॉइंटमेंट आया है, फिकी ने इमीडिएटली अपने जो डायरेक्टर जनरल हैं नई अपॉइंट कर दी हैं, और उनका नाम क्या है? ज्योति विज। फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनका जो पूरा ये एसोसिएशन है फिकी, इसकी नई डायरेक्टर जनरल कौन बन गई हैं? ज्योति विज बन चुकी हैं। फिकी के प्रेसिडेंट है अनीश शाह और हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। ये रही रिमेनिंग स्लाइड। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। मैं आगे पीछे जब अरेंज करती हूँ कि एक जैसी न्यूज़ एक साथ आए तो कई बार स्लाइड रह जाती हैं। सो आई वाज टेलिंग यू, अगर आपको सीए सब्सक्रिप्शन चाहिए जिसमें आप डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली जो भी कुछ करंट अफेयर यूट्यूब पे लिया जाएगा उसके पीडीएफ मिल जाए एक जगह, तो आप ये सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर लो। इसमें मंथली मैगजीन भी आ जाती है। इसके अलावा एक सवाल ई बुक का सब्सक्रिप्शन है, हर महीने 200 MCQ विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, ये भी आप परचम ऐप से ले सकते हो। इसके अलावा कोर्सेज भी मौजूद हैं, ओके। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करो। परचेज के बाद कोई समस्या आए तो parchamclasses06@gmail.com पे आपको लिखना है, तभी आपको फटाफट सोल्यूशन मिलेगा। ये आपका कांटेक्ट करने के दिन और समय है। चलो अगली खबर पे आते हैं। अब हम स्टेट न्यूज़ की तरफ चल रहे हैं और काफ़ी सारी स्टेट न्यूज़ आज हमें डील करनी है। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने लॉन्च किया है पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। पीएम श्री
टूरिज्म एयर सर्विस। मध्य प्रदेश के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन में आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे फ्लाइट्स चलाए जाएंगे एक शहर से दूसरे शहर के अंदर, ठीक है। सो मोहन यादव जी जो कि सीएम हैं एमपी के, इन्होंने इस सर्विस की शुरुआत की कहाँ से? भोपाल से। भोपाल से जबलपुर तक ये जो पहली फ्लाइट है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, हिंदी में ये कहा जाएगा पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की, इसकी शुरुआत की गई है। मेजर काम क्या है इसका? मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स जो है स्टेट के अंदर ही, इंटर स्टेट नहीं है, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन, तो मध्य प्रदेश के अंदर ही जो 8 शहर हैं उनको जोड़ने के लिए ये एयर सर्विस स्टार्ट की गई है। वो शहर कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रेवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो, ठीक है। और मध्य प्रदेश टूरिस्ट बोर्ड जो है वो इस सर्विस को ऑपरेट कर रहा है। और साथ ही ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो कौन सी एक प्राइवेट कंपनी जुड़ी हुई है? जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, फ्लायोला, फ्लायोला साथ में जुड़ी हुई है। तो ये जो स्कीम है ये मार्च के अंदर ही अनाउंस कर दी थी सीएम जी ने और अब इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये ऑल्दो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है बिकॉज आप फ्लाइट सर्विसेज शुरू की हैं, बट इसी के साथ साथ बाकी जो सेक्टर्स हैं ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, इनमें भी बढ़ावा करने की उम्मीद की जा रही है। सो क्या नाम है? पीएम श्री टूरिस्ट एयर सर्विस, यानी कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा मध्य प्रदेश। कहां से शुरू हुई? भोपाल से शुरू हुई। चलिए अगली खबर के लिए अब हम चलते हैं मिजोरम। मिजोरम चलेंगे। मिजोरम मैप पे कहीं दिखा? अरुणाचल प्रदेश दिखता है, उसके बाद न, मा, मी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ओके। और मिजोरम के जस्ट इस तरफ आ जाता है त्रिपुरा, उसके जस्ट ऊपर आता है मेघालय, फिर असम हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, सिक्किम अलग से छोटा सा है। सो मिजोरम स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2024 हो चुका है चालू, राइट। मिजोरम स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव आइजॉल के अंदर 13 एंड 14 जून को, आज खत्म भी हो जाएगा, 2 ही दिन का ये कॉन्क्लेव था। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 2036 के जो ओलंपिक्स होंगे, 2036 के जो ओलंपिक है, जिसमें इंडिया ने भी अपनी बिड रखी है कि हमें होस्ट करने को मिलेगा नहीं मिलेगा अभी नहीं पता, लेकिन 2036 में जो ओलंपिक्स होंगे उसमें नॉर्थ ईस्ट से भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें खिलाड़ी, मिजोरम से भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। इसी के लिए टैलेंट हंट और कंपटीशन रखा गया है ताकि अभी से खिलाड़ियों को तैयार किया जाना या आइडेंटिफाई किया जाना शुरू किया जा सके। सो 2 days मिजोरम स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2024 टू बिगिन टुमारो नहीं है बाबा, बिगिन्स विथ विजन 2036। तो विजन 2036 का मतलब जो ओलंपिक 2036 होंगे उसमें मिजोरम से भी खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर सके। देन हम चलते हैं कोड़िकोड और यहाँ पे मालाबार रिवर फेस्टिवल है जो कि होगा जुलाई के अंदर। ये अनाउंसमेंट हो चुका और इसकी तैयारियां चालू हो चुकी है। मालाबार रिवर फेस्टिवल जुलाई 25 से 28 होगा। कहाँ होगा? कोड़िकोड के अंदर ये होगा। इसका 10th एडिशन इस बार कंडक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ इंटरनेशनल वाइट वाटर कायाकिंग चैंपियनशिप। सो साउथ इंडिया कायाकिंग के क्षेत्र में, कायाकिंग कायाक एक छोटी सी पतली सी बोट होती है और उसके लिए ये कंपटीशन होता है। अराउंड 20 कंट्रीज एक्सपेक्टेड हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे आके मालाबार रिवर फेस्टिवल में। कहाँ होगा? कोड़िकोड के अंदर होगा। एंड फर्स्ट एडिशन इसका 2013 अगस्त के अंदर कंडक्ट किया गया था। छोटी सी न्यूज़ है ये। फर्दर हम चलते हैं, एक स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है, ओके। तमिलनाडु के जो सीएम हैं एमके स्टालिन जी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, मनुयर काथू मनुयर काप्पोम। सो मनुयर काथू मनुयर काप्पोम कहाँ की स्कीम है? ये तमिलनाडु की स्कीम है, जिसके चलते सॉइल हेल्थ जो है तमिलनाडु के फील्ड्स की, एग्रीकल्चरल फील्ड की, उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए काफी बड़ा आउटले रखा गया है। 206 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया है, जिससे कि सॉइल की जो हेल्थ है, फर्टिलिटी है, उसको इंप्रूव किया जा सके। ग्रीन मेन्योर मेथड्स, यानी हरी खाद जिसे हम बोलते हैं, ग्रीन मेन्योर मेथड्स का इस्तेमाल किया जाना। ट्रैक्टर्स किराए पे ले सकें फार्मर्स, ताकि जो जिनके पास ट्रैक्टर्स नहीं है वो भी अपनी खेती में इनका इस्तेमाल कर सकें। ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग देना। तो इस तरह के काफ़ी सारे स्टेप्स इसमें उठाए जाएंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंज आ सके एग्रीकल्चर में, और जो ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो जाती है वो नहीं हो, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक है। सो फर्स्ट फेज जो होगा 24-25 में शुरू, उसमें ग्रीन मेन्योर सीड्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी करीब 2 लाख एकड़ के एरिया में, और इससे करीब 2 लाख फार्मर्स को बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में, ऐसा एस्टिमेटेड किया जा रहा है।
चलिए देन हम चलते हैं अब हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु से सीधे हिमाचल चलो, शिमला चलो। अब देखो समर्स के टाइम में ना शिमला एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन जाता है। पहाड़ों में हर जगह जाते हैं हिमाचल में, लेकिन शिमला में कंजेशन का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज लैक्स 4 to 5 लाख ऑफ पीपल यस समर टाइम में शिमला में एंटर करते हैं। और वहाँ की जो सड़कें वगैरह हैं बहुत संकरी हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड रोड्स नहीं हैं, सो ट्रैफिक कंजेशन बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आता है। घंटों घंटों ट्रैफिक जैम होते हैं। इसके लिए वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान इंट्रोड्यूस किया था, और जैसे ही टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होता है ये लोग री इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो क्या है ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान, ये समझते हैं। सो इस प्लान के हिसाब से जब आप शिमला में एंटर करते हो 6-8 किलोमीटर पहले ही एक 40-20 या 30-30 सेकेंड्स के रेशियो से ट्रैफिक मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। यानी कि जो व्हीकल हैं उनको 40 सेकेंड्स के लिए रोका जाएगा। 40-20 में 40 सेकेंड्स आपको रेड लाइट दिखी, फिर 20 सेकेंड के लिए ग्रीन लाइट, फिर 40 सेकेंड के लिए रेड लाइट। तो एक थोड़ा चंक जो है व्हीकल्स का वही आगे जाएगा। पूरे के पूरे व्हीकल एक ट्रेल के अंदर आगे नहीं जाएंगे। या फिर 30-30 सेकेंड का कि जब बहुत ज़्यादा रश नहीं है तो 30 सेकेंड ग्रीन सिग्नल है, 30 सेकेंड रेड सिग्नल है, तो जब तक आगे वाली गाड़ियां आगे पहुंचेंगी तब तक ये रुकी रहेंगी। और ये जो रोके जाने के पॉइंट्स हैं ये 500 मीटर दूर कम से कम होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम 500 मीटर पे आपको रेड लाइट देखने को मिलेगी। ऑल्सो ये जो रेड लाइट सिस्टम्स हैं वो पोर्टेबल रखे गए हैं ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स। जहां कहीं भी लगता है कि ट्रैफिक जैम ज़्यादा हो सकते हैं, बॉटल नेक एरियाज हैं, तिराहा पड़ रहा है, चौराहा पड़ रहा है, तो वहां पे ट्रैफिक लाइट लगा दी जाती है पोर्टेबल, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा। तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट शिमला पुलिस इज टेकिंग इन ऑर्डर टू कॉम्बैट कंजेशन। ठीक है जी, चलिए फिर हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर कैंची धाम है ना। तो अब उत्तराखंड के अंदर 2 जगह हैं जिनका नाम चेंज किया गया है। एक जोशीमठ का नाम बदल दिया गया है, और दूसरा कोसिया कुटोली जो है उसका नाम भी चेंज हो गया है। तो क्या नाम बदल के रखे हैं? जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि पहले भी ज्योतिर्मठ ही था, ओवर द टाइम बोलते बोलते उसको जोशीमठ नाम पड़ गया, पर वापस से ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। और कोसिया कुटोली जो है उसका नाम अब कैंची धाम होगा। तो अब ये समझते हैं ये नेम चेंज क्यों हुआ, क्या सिग्निफिकेंस है इन जगहों की। तो सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है। पहले तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तो अनाउंस किया ही था, लेकिन अब सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के प्रपोजल को कि जोशीमठ तहसील जो कि चामोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, चामोली डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम अब ज्योतिर्मठ कर दिया जाएगा। और जो कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है उसका नाम परगना श्री कैंची धाम पड़ेगा। राइट। और पुष्कर सिंह धामी जी ने ये जो अनाउंसमेंट है ये लास्ट ईयर ही किया था, बिकॉज बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी लोकल जनता की कि ऐसा होना चाहिए। देखिए ज्योतिर्मठ आदि शंकराचार्य जी ने, एक समय था जब बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी पे था, बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बन रहे थे, राइट। तो ऐसे में आदि शंकराचार्य जी जो कि साउथ से, अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हैं आदि शंकराचार्य जी, चलो बताइए। गुरु आदि शंकराचार्य जी का जन्म, बर्थ प्लेस कहाँ है, यू टेल मी दिस। ठीक है, अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे। सो आदि शंकराचार्य जी ने, ऐसा माना जाता है कि 8th सेंचुरी में ये उत्तराखंड का जो ये वाला एरिया है चामोली वाला, यहाँ आकर के एक अमरकल्प वृक्ष के नीचे वो बैठे थे और यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम दिव्य ज्ञान ज्योति कहते हैं। और तब जाकर के इन्होंने यहाँ पे इनका यहाँ पे ज्योतिर्मठ स्टैब्लिश किया गया था। ओवर द टाइम उसका नाम जोशीमठ पड़ गया, अब वापस से ज्योतिर्मठ किया गया। देखिए आदि शंकराचार्य जी ने 4 मेजर मठ स्थापित किए, राइट। हम उनको 4 वेदों से रिप्रेजेंटेड मानते हैं। तो ये जो 4 मठ थे, ये जब बुद्धिज्म का बहुत फैलाव चल रहा था तो उस समय में जो हमारा सनातन धर्म है उसको प्रोपगेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए 4 मठ स्थापित किए गए थे। एक तरह से ये भी मोनास्ट्रीज आप समझिए सनातन धर्म की मोनास्ट्रीज थी, राइट। और वो कौन कौन सी थी? एक तो हमने देखा ये ज्योतिर्मठ हो गया उत्तराखंड में। श्रृंगेरी कहाँ है ये भी पूछूं आपसे, चलिए बताइए मुझे, स्टेट बता दीजिए श्रृंगेरी का। श्रृंगेरी, द्वारका जो कि गुजरात के अंदर है, और पुरी जो ओडिशा में है। तो ये 4 मठ आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे और उनमें से एक है ज्योतिर्मठ, जो अब नेम चेंज वापस हो गया है। कोसिया कुटोली जो नैनीताल में है, ये जानी जाती है बाबा नीम करौली महाराज जी के आश्रम के तौर पे ये इंपॉर्टेंस रखती है, और इसलिए अब इसका नाम परगना श्री कैंची धाम पड़ गया है। ठीक है, क्लियर है।
देन हम आते हैं एक रिपोर्ट पे, ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2023, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजीज जो है UNHCR, उनकी एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब 120 मिलियन लोग अपनी घर छोड़ करके फोर्सिबली डिस्प्लेस होने पे मजबूर हुए हैं, अगर हम 2023 और अप्रैल 2024 तक की बात करें, राइट। और ये मेजरली क्यों हुआ है, वॉर सिचुएशंस जो अलग अलग जगह चल रही है उनके चलते हुआ है। रिकॉर्ड 120 मिलियन पीपल फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड ग्लोबली, और ये बोला यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज ने। 2023 में अकेले 117.3 मिलियन पीपल हो फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड, और अगर हम अप्रैल 24 तक का भी डेटा काउंट कर लें तो ये 120 मिलियन क्रॉस हो चुका है। अब ये लोग रेफ्यूजीज हैं, जो दूसरे शरणार्थी हैं, जो दूसरे जगहों पे शरण ढूंढते हैं। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोग निकले हैं, इनको खदेड़ दिया गया हो वो लोग निकले हैं, बहुत तरह के इनके ऊपर वायलेंस हो रहे हैं, इस वजह से अपनी जगह छोड़ के आने पे मजबूर हैं। बट ऑल दीज आर फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, अपनी इच्छा से लोग नहीं आए हैं। और ये UNHCR ने ये भी बोला है कि पिछले 12 सालों से अगर आप देखो ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्सिबल डिस्प्लेसमेंट, इसका नंबर बढ़ता ही आ रहा है, राइट। मेजरली जो वॉर चल रही है सूडान में, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात होती नहीं है, सूडान की जो वॉर है अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक वंस है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं और इस पे बहुत चर्चा नहीं होती। जैसे हम गाजा की बात करते हैं, हम इजराइल पैलेस्टीन वॉर की बहुत बात कर रहे हैं, हम यूक्रेन रशिया वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो वॉर इन सूडान चल रहा है, इट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देन इजराइल का जो बम्बार्डमेंट चल रहा है, उसके चलते भी करीब 1.7 मिलियन पीपल, 80% पैलेस्टीन पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है। चलिए फिर एक मीठी सी खबर ले लेते हैं, है ना। और मीठी सी खबर क्या है कि इंडिया का जो आमरस है उसको वर्ल्ड का बेस्ट रेट किया गया है डिश, मैंगो से बनी हुई डिश की लिस्ट के अंदर। तो ये टेस्ट एटलस, किसने दी है ये रेटिंग, एक फूड गाइड है टेस्ट एटलस, और उसने आमरस जो है इंडिया का, उसको वर्ल्ड का बेस्ट डिश, मैंगो से जो बनाया जाता है वो वर्ल्ड का बेस्ट डिश आमरस बता करके टॉप पे रखा है। मेनली महाराष्ट्र इंडिया से ये एंट्री इन्होंने मानी है। अच्छा, अब ये जो न्यूज़ है ये कल मैंने आपको ली थी, और कल मैं पता नहीं कौन से धुन में थी और मैंने थोड़ी सी एक गलती आपको बता दी। मैंने ये बता दिया कि ये नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनने वाले हैं, ऑलरेडी वाइस चीफ है ना, ये नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनेंगे। सो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि अभी ऑलरेडी वाइस चीफ हैं इंडियन आर्मी के, ये अगले चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनेंगे जब जनरल मनोज पांडे जी सुपर एनुएट हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। उनको 1 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था, मई एंड में उनको रिटायर होना था, 1 महीने का एक्सटेंशन मिल गया, जून एंड में होंगे। और जून एंड में अगले वाइस चीफ अगले चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बन जाएंगे, उपेंद्र द्विवेदी जी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये खबर थी जिसमें कल मैंने थोड़ा सा गूफअप कर दिया था, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, चलो देन अगली खबर जो कल मुझे 2 और स्लाइड डालनी थी वो बनी, पर वो समहाउ पीपीटी में ऐड नहीं हो पाई, तो वो मैं आज ले लेती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उस जमान इनको बांग्लादेश का नया आर्मी चीफ बना दिया गया। देखो हमारे पड़ोस के जो भी देश हैं वो इंपॉर्टेंट है, अगर उनके अंदर कोई भी मेजर मिलिट्री अपॉइंटमेंट भी होगा तो भी हमें देखना चाहिए। सो चीफ ऑफ बांग्लादेश आर्मी कौन बने हैं, वज़र उस रहमान जी बने हैं। 23 जून से कार्यभार संभालेंगे 3 सालों के लिए, राइट। तो बस ये 1 लाइनर की तरह आप देखो, इसमें और कुछ नहीं। और एक और स्लाइड जो कल मिस हो गई थी कि मालावी के वाइस प्रेसिडेंट हैं सॉलोस चिलिमा, इनका और 9 और लोगों का एक प्लेन क्रैश के अंदर निधन हो चुका है। ही इज नो मोर। सो मालावी वाइस प्रेसिडेंट सॉलोस चिलिमा इज किल्ड इन प्लेन क्रैश। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये चिकांगावा माउंटेन रेंज में हुआ। तो चिकांगावा माउंटेन रेंज कहाँ है, मालावी के अंदर पड़ती है। अब आप पूछो मैम मालावी कहाँ है, तो ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीका में थोड़ा सदर्न पोर्शन है और उसमें ये कंट्री है मालावी, मोजाम्बिक तंजानिया के आसपास। इसकी कैपिटल है लिलोंगवे, प्रेसिडेंट लेजरस चाकवेरा है एंड करेंसी क्वाचा, मालावी क्वाचा। अगली खबर के लिए चलते हैं इंटरनेशनल डोमेन पे, और एंशियंट ग्रीक सेंचुरी है एक जो कि स्लोली एशियन सी के अंदर सबमर्ज होती जा रही है। आपने ग्रीक गॉड अपोलो का नाम कभी सुना है, गॉड ऑफ लाइट कहा जाता था इनको, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो एरिया है एशियन सी के किनारे जो आइलैंड है जिसका नाम है डेलोस, कौन सा आइलैंड है, डेलोस आइलैंड। तो यहाँ पे इट इज माइथोलॉजिकली सेड कि ये बर्थ प्लेस हुआ करता था अपोलो का,
गॉड ऑफ लाइट, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में माना जाता है। और ये पूरा जो एरिया है दालोस आइलैंड का, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स, ऑल्टर्स और बहुत सारी ऐसी डेडिकेटेड जगह जहाँ पे हायर पावर को पूजा जाता था, वो बसा करती थी। और अब धीरे धीरे इसकी खुदाई करके, एक्सकेवेट करके पूरा सैंक्चुरी बाहर निकाला गया। और अब ये एशियन सी का जो स्तर बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सबमर्ज हो सकती है। अगले 50 सालों में इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंक्चुरीज एंशिएंट ग्रीक और रोमन वर्ल्ड की मानी जाती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से 50 सालों में सिंक इन हो सकती है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बिकॉज कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती है। ये एक मेजर ट्रेड रूट भी मेडिटेरेनियन सी का हुआ करता था, तो ट्रेड सेंटर के तौर पे भी बहुत स्टैब्लिश था, रिलीजियस सेंटर के तौर पे था, कल्चरल सेंटर के तौर पे था, और अब ये बिल्कुल खतरे में पड़ चुका है। ठीक है, अगर आप प्लेसिंग देखोगे, ये मेडिटेरेनियन सी दिख रही है आपको, इसी का ये जो एक्सटेंशन है दिस इज एशियन सी। ठीक है, और इट इज एन आर्म ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ग्रीक पेनिनसुला ऑन द वेस्ट एंड एशिया माइनर ऑन द ईस्ट। सो ये एशिया का हिस्सा है, ये ग्रीक पेनिनसुला है, इनके बीच में ये एशियन सी पड़ती है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक डेटा सामने आया है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ओके, सो नाइट्रस ऑक्साइड में अगर सबसे ज्यादा एमिशन कौन करता है दुनिया भर में, तो सबसे पहला नाम आता है चाइना का, कहीं तो लिखा होगा। ओके, और ये रहा चाइना 16% और सेकंड नंबर पे इंडिया नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है 11% ग्लोबली, राइट। और ये मेनली फर्टिलाइजर्स के यूज से होता है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, हीट को ट्रैप करने का काम करती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का काम करती है। ठीक है जी, सो ये था आज का सेशन। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज जो भी आज हमें कवर करने थे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। रिवीजन क्वेश्चन की तरफ बड़े फटाफट बढ़ते हैं, चलो। सो पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर करना शुरू कीजिए। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस? पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेसेस को कनेक्ट करना। तो देखो कहां लिखा हुआ है, एयर से, फ्लाइट से कनेक्ट करना, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिथुन संक्रांति या रज पर्व, और आपको करेक्ट बताना है। रज पर्व एनुअली ओडिशा में सेलिब्रेट होता है, बिल्कुल होता है। इट सेलिब्रेट्स द अराइवल ऑफ मॉनसून सीजन, हाँ, इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स द अराइवल ऑफ मॉनसून सीजन। इट सेलिब्रेट्स मदर गॉडेस, इट सेलिब्रेट्स वुमनहुड एंड इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स अराइवल ऑफ मॉनसून। सो दोनों करेक्ट हैं जी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रही इस बार? सबसे बड़ी थीम जो है लिखी हुई है, 20 years of celebrating giving. Thank you blood donors. Then what is the title of National Geographic documentary that will kick off यानी start the screening of 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? 18वां संस्करण मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो होने जा रहा है, उसमें स्क्रीनिंग में जो दिखाई जाएगी नेशनल ज्योग्राफिक की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, उसका नाम क्या है? टाइटल क्या है? बिली एंड मॉली एंड ऑटर्स लव स्टोरी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। व्हाट इज द नेम ऑफ 65 किलोमीटर वाइड क्रेटर डिस्कवर्ड इन थार्सिक वोल्केनिक रीजन ऑन मार्स बाय अस इंडियंस? उसका नाम क्या रखा गया है? सो ये है आज का सेशन। जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में, कल सैटरडे को दिन में, और आज बाकी जो सेशंस आएंगे वो देखते रहिएगा। ठीक है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।